चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल को डिकोड करने वाले हैं जिसने बचपन के गहरे आघात यानी ट्रॉमा को एक ऐसी असाधारण मेंटल सुपर पावर में बदल दिया कि पूछिए मत। हम बात कर रहे हैं महान निकोला टेस्ला की। देखिए, टेस्ला सिर्फ एक आम आविष्कारक नहीं थे। उनका दिमाग स्पेशल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। मतलब किसी भी चीज को असल दुनिया में बनाने से पहले ही वो पूरी की पूरी आधुनिक मशीनरी को अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल 4K रेजोल्यूशन में डिजाइन कर लेते थे। है ना कमाल की बात। इस पूरी कहानी की शुरुआत भी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नाटकीय नहीं है। 1856 की बात है। ठीक आधी रात का वक्त, बाहर भयंकर आंधी और बिजली कड़क रही थी और ऐसे डरावने माहौल में एक बच्चे का जन्म हुआ। कहा जाता है कि दाई ने उस तूफानी मौसम को देखकर कहा था कि ये बच्चा एक बुरा शगुन है, तूफान का बच्चा है। लेकिन पता है उनकी मां डूका टेस्ला ने क्या जवाब दिया? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, वो प्रकाश का बच्चा होगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये महज कोई कहानी नहीं है। बचपन में देखे गए इन्हीं भयंकर तूफानों ने उनके अवचेतन मन में प्रकाश और उन अदृश्य ऊर्जा तरंगों के बीज बो दिए थे जिन पर वो आगे चलकर काम करने वाले थे। तो आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे उनके बचपन यानी तूफान का बच्चा से। फिर हम उनकी 4K मेंटल लैबोरेटरी के अंदर झांकेंगे, करंट वॉर की जीत को समझेंगे, अदृश्य तरंगों के उनके इस्तेमाल को देखेंगे और अंत में उनके उस मास्टर फोकस रूटीन को जानेंगे जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। आइए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। तूफान का बच्चा, एक दूरदर्शी दिमाग की जड़ें। यहाँ हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे उस गहरे भावनात्मक दर्द ने टेस्ला के इस अनोखे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक तरह से ईंधन का काम किया। सच कहूं तो टेस्ला का बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। जरा सोचिए, जब वो महज 7 साल के थे, उनके बड़े भाई डैन की घोड़े की दुर्घटना में मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा उनके बाल मन पर हमेशा के लिए छप गया। इसके बाद किशोरावस्था में हैजा जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें महीनों तक बिस्तर पर डाल दिया और वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। इन सब चीजों ने उन्हें दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। उन्होंने इस अलगाव और दर्द को अपनी रचनात्मक ऊर्जा बना लिया। बाहरी दुनिया से दूर उन्होंने अपने ही दिमाग के अंदर एक बेहद जटिल और सुरक्षित मेंटल लेबोरेटरी बना डाली। अगर आज के आधुनिक विज्ञान या न्यूरोबायोलॉजी के चश्मे से देखें ना, तो टेस्ला का यह व्यवहार एक एस्पर्जर प्रोफाइल या फिर गंभीर अति संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी की ओर इशारा करता है। उन्हें अक्सर अचानक बहुत तेज रोशनी की चमक दिखाई देती थी और उनकी सुनने की क्षमता वो इतनी तीव्र थी कि 800 किलोमीटर दूर गरजने वाले बादलों की आवाज भी उन्हें साफ सुनाई दे जाती थी। दिमाग के अंदर मानसिक छवियों और संवेदी जानकारियों की ये जो बाढ़ थी, वो असल में एक बिल्कुल ही अलग तरह का न्यूरोबायोलॉजिकल ढांचा तैयार कर रही थी। चलिए अब दूसरे अध्याय पर आते हैं। 4K मेंटल लैबोरेटरी यानी दिमाग के अंदर ही प्रोटोटाइपिंग करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 साल की उम्र तक काल्पनिक शहरों और दोस्तों को बनाने का उनका ये अभ्यास एक बहुत ही असाधारण क्षमता में बदल चुका था। हम और आप जब कल्पना करते हैं तो तस्वीरें थोड़ी धुंधली होती है ना, लेकिन टेस्ला मशीनों को एकदम 4K HD रेजोल्यूशन में देखते थे। वो अपनी इस मानसिक प्रयोगशाला में मॉडलों को असेंबल करते थे और बिना किसी असली औजार को छुए महीनों तक उन्हें अपने दिमाग में चलाकर देखते थे। वो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे कि महीनों के इस्तेमाल के बाद कौन सा पुर्जा कैसे और कितना घिसेगा। मतलब असल में कुछ भी बनाने से पहले ही डिजाइन को पूरी तरह से परखने की ये एक बेहद एडवांस्ड वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। अब अगर इसे हम आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी के नजरिए से समझें तो ये सब मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है। होता क्या है कि जब हमारी कल्पना बहुत ज्यादा तीव्र और एकदम असली जैसी होती है तो ये न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और मस्तिष्क को सचमुच ये विश्वास दिला देते हैं कि वो मानसिक प्रोटोटाइप पूरी तरह से असली है। टेस्ला के मामले में ये न्यूरॉन्स इतनी प्रबलता से सक्रिय होते थे कि उनका दिमाग जटिल इंजीनियरिंग पहेलियों को सुलझाने के लिए एक तरह के मानसिक रेजोनेंस का इस्तेमाल करता था। उनके लिए कल्पना और असलियत के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी थी। और ये बात इस चीज़ को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि टेस्ला काम करने के तरीके में अपने समय के बाकी लोगों से कितने अलग थे। उदाहरण के लिए, एक तरफ थॉमस एडिसन थे। उनका तरीका था कि पहले असली मशीन बनाओ, फिर उसका परीक्षण करो, जिसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत और समय लगता था। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला थे।
उनकी मशीनें तो पहले से ही उनके दिमाग में महीनों तक टेस्टिंग से गुजर चुकी होती थीं। तो जब वो आखिरकार किसी मशीन को असल दुनिया में बनाते तो वो पहली बार में ही बिना किसी खराबी के एकदम परफेक्ट काम करती थीं। अब बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, करंट वॉर जीतना और एसी मोटर के आइडिया का वो जादुई पल। साल 1882 की बात है। बुडापेस्ट के एक पार्क में टेस्ला अपने एक दोस्त के साथ टहलते हुए कोई कविता गुनगुना रहे थे। तभी अचानक डूबते सूरज की रोशनी में उन्हें एक चमक दिखी। उस पल प्रकृति को देखते हुए उनके उस गहरे इंट्यूटिव विजुअलाइजेशन ने जैसे अदृश्य ऊर्जा को एक भौतिक आकार दे दिया। उनके दिमाग में संपूर्ण ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी मोटर का डिजाइन एकदम साफ उभर आया। उन्होंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत एक छड़ी उठाकर मिट्टी में ही उस डिजाइन का बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट उकेर दिया। और जानते हैं, वही डिजाइन आज भी हमारे आधुनिक पावर टूल्स में इस्तेमाल होता है। और बस यहीं से मशहूर वॉर ऑफ करंट्स यानी करंट के युद्ध की शुरुआत हुई। एक तरफ था एडिसन का डायरेक्ट करंट या डीसी सिस्टम। वो सुरक्षित तो था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी ये थी कि वो केवल छोटी दूरी तक ही बिजली भेज सकता था। इसके ठीक उलट टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम बिजली को हाई वोल्टेज पर लंबी दूरियों तक बहुत ही कुशलता से पहुंचा सकता था। उस समय के बड़े बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों ने बहुत संदेह जताया, सांस्कृतिक तनाव भी बहुत था, लेकिन अंततः एसी तकनीक की वैज्ञानिक श्रेष्ठता की ही जीत हुई। इसी तकनीक ने वैश्विक स्तर पर विद्युत वितरण को संभव बनाया और हमारी आधुनिक दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो चलिए अब चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, अदृश्य तरंगों का उपयोग, जहां बात होगी रेजोनेंस और हमारी पृथ्वी की। 1898 में अदृश्य तरंगों की ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने सबको चौंका दिया। टेस्ला ने एक पॉकेट के आकार का स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर बनाया था। जब उसे न्यूयॉर्क की एक अधूरी इमारत के स्टील बीम से जोड़ा गया तो उन्होंने उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को इमारत की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दिया। इस मैकेनिकल रेजोनेंस का असर इतना भयानक था कि पूरी इमारत ऐसे हिलने लगी मानो भूकंप आ गया हो। आसपास के इलाके में स्थानीय झटके महसूस किए गए और घबराकर पुलिस को बुलाना पड़ा। ये घटना साफ तौर पर साबित करती है कि अगर सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो कितनी अपार ऊर्जा पैदा की जा सकती है। कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपने प्रयोगों के दौरान टेस्ला ने पृथ्वी की गहराइयों और आयन मंडल का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने कैलकुलेट किया कि पृथ्वी की भी अपनी एक मौलिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जिसे उन्होंने 11.78 हर्ट्ज मापा। और ये बात आज के आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजी गई शूमन रेजोनेंस से बहुत पहले की है। उनके ये प्रयोग अपने समय से इतने आगे थे कि आज का विज्ञान भी इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स और ऊर्जा अनुसंधान की नींव के रूप में देखता है। और इसी विजन से जन्म हुआ उनके सबसे महत्वाकांक्षी सपने का, वार्डनक्लिफ टावर। लॉन्ग आइलैंड पर बने इस 57 मीटर ऊंचे टावर का मुख्य लक्ष्य ही यही था कि पूरी पृथ्वी को एक विशाल सर्किट की तरह इस्तेमाल किया जाए। जरा उस सोच की कल्पना कीजिए। उनका विचार था कि वैक्यूम से प्राकृतिक परिवेशीय ऊर्जा को इकट्ठा करके बिना किसी तार के पूरी दुनिया में असीमित पावर भेजी जा सके। ये आसपास के वातावरण से नेचुरल एनर्जी हासिल करने और वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन की एक अत्यंत क्रांतिकारी वैज्ञानिक परिकल्पना थी। अब आते हैं हमारे अंतिम और सबसे व्यावहारिक हिस्से पर, अध्याय 5, मास्टर फोकस रूटीन यानी आधुनिक कॉग्निशन को अपग्रेड करने का तरीका। कहा जाता है कि टेस्ला लगातार 84 घंटों तक बिना सोए काम कर सकते थे। इसे कोई पागलपन नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये एक ऐसा चरम स्तर है जहां आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा एक ही काम पर केंद्रित हो जाती है और समय या भूख जैसी भौतिक जरूरतें मानो पूरी तरह गायब ही हो जाती हैं। इससे कॉग्निटिव आउटपुट अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इस स्टेट में जाने या अपने दिमाग को ट्यून करने के लिए टेस्ला अक्सर चीजों को 3 के गुणकों में करते थे, जैसे किसी इमारत की 3 चक्कर लगाना। टेस्ला के जीवन से हम व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए एक 5 स्टेप का डेली रूटीन अपना सकते हैं। पहला कदम, रोजाना 10 मिनट आंखें बंद करके शुद्ध संवेदी कल्पना यानी अपने लक्ष्यों को एकदम स्पष्ट 4K में देखने का अभ्यास करें। दूसरा, मल्टीटास्किंग को छोड़ें और एक समय में किसी एक ही कार्य पर अपना पूरा फोकस लगाएं। तीसरा, कोई भी काम असल में शुरू करने से पहले उसे मानसिक रूप से पूरा करके उसकी समस्याओं को सुलझाएं। चौथा, अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए दिन में कम से कम 15 मिनट मौन का अभ्यास करें। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, वो है निस्वार्थ लक्ष्य अपनाना।
टेस्ला के जो भी महान विचार थे, जैसे वायरलेस ऊर्जा का सपना, वो महज पैसे कमाने के लिए नहीं थे। उनका उद्देश्य मानवता को ऊर्जा की गुलामी से आज़ाद कराना था। टेस्ला का मानना था कि अवचेतन मन की असीमित शक्ति और मार्गदर्शन ज्यादातर एक निस्वार्थ मन को ही दिया जाता है। जब कोई भी लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ा होता है, तो मानकर चलिए कि पूरा ब्रह्मांड आपके उस रचनात्मक कार्य में आपका भागीदार बन जाता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि दर्द और आघात में पला बड़ा एक दिमाग केवल अपनी बंद आंखों के पीछे की दुनिया में फोकस करके पूरी आधुनिक सभ्यता की मशीनरी की कल्पना कर सकता है, तो जरा सोचिए, आपके अपने शांत और केंद्रित मस्तिष्क की मेंटल लेबोरेटरी में कौन से क्रांतिकारी विचार जन्म लेने का इंतजार कर रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।